Hello, good evening, everybody. Sir, good evening, sir. Sir, हाँ, good evening. Then today is a friction. Yes, फ्रिक्शन Yes. पहला दिन तो मैं स्टार्ट किया था, स्टार्ट किए थे, थोड़ा उसके सा आगे कॉज चलेंगे। अब जी। हाँ हाँ उसके आगे चलेंगे। हाँ, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन मैं लास्ट दिन समझाया था क्या है, तो आज उससे आगे से मैं करूंगा, ठीक है। तो यस सर। आप देखो बेटा, ये मान लो ये एक ब्लॉक है, ये फ्लोर के ऊपर रखा है, तो इसका ऊपर और एक ब्लॉक रख दिया, तो इसका ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे तो क्या होगा, ये मूव करने की कोशिश करेंगे। इधर नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर काम कर रहा है और इधर इसके ऊपर फ्रिक्शन काम करेंगे, फ्रिक्शन। तो अगर हम फोर्स को बहुत कम रखेंगे थोड़ा सा, तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स का, ये मूव नहीं करता। तो अब ये फोर्स जितना हम इंक्रीज करेंगे, तो ये स्टैटिक कंडीशन में थोड़ी देर के लिए रहेंगे ये ब्लॉक, उसका बाद एक फोर्स के बाद से ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो जब तक स्टैटिक कंडीशन में है, इसका मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज जीरो, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये एन एंड एम जी आर इक्वल एंड ऑपोजिट, and also if external and if are equal. So before moving, before motion start, it is in static condition and it is in equilibrium position. So at this, when it is in static condition, then external force and frictional force are equal and opposite to each other. So if I draw a curve, अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स के साथ एक फ्रिक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो ये एक 45 डिग्री एंगल का स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री, क्योंकि जब तक स्टैटिक कंडीशन में है ये दोनों सेम है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों सेम होने से ये 45 डिग्री आ गया। तो ऐसा करते हुए एक्सटर्नल फोर्स जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। सो एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ, ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, up to which the body remains in equilibrium, that is in static condition, is maximum static friction, represents maximum static friction. Now the body starts moving, and as it moves, friction decreases slightly, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो यस सर। ये है, इसको फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि ये मैंने समझाया था ना कि ये पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होता है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट से ये फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट में है। तो देखो, जब ये मूविंग कंडीशन में आएगा तब ये तोड़ना इजी होगा ना। When it is in static condition, you have to apply a force in order to break this bonding. Okay, cold welded point, you have to break this cold welded point. But when it is moving,
cold winding points contact are newly formed and also they break down. एक्चुअली क्या होता है, ये जो फ्लोर के साथ कुछ कुछ पॉइंट में ये कांटेक्ट में है, तो जब स्टैटिक कंडीशन में है तब इसको इधर से तुम फोर्स लगा के जब इसको ब्रेक करोगे, उससे इजी होगा जब ये मोशन में रहेगा। मोशन में रहेगा, देखो ये जाते हुए ये एक फॉर्म किया और उसको तोड़ दिया, इसका काइनेटिक एनर्जी है ना इस बॉडी का। तो उस काइनेटिक एनर्जी के तुम एक हथौड़ा लेके, ये दीवार है, ये वॉल है, इसके ऊपर तुम इसको हथौड़ा से जोर से तुम इसको पुश कर रहे हो, ये अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब जोर से मारोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो हथौड़ा का जो काइनेटिक एनर्जी ये इसको थोड़ा एनर्जी डालेंगे। तो इसलिए when the body moves, then it is easy to break these points. Okay, is it clear now? Yes, sir. Clear. हाँ, तो Yes. that is why friction decreases slightly. 10 न्यूटन से 8 न्यूटन होगा, 9 न्यूटन होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज हो जाएगा, ये देखो ये एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन तो कम हो गया, तो ये अभी एक्सीलरेशन में लेकर चलेंगे। तो फिर अगर हम एक्सटर्नल इसका जब वेलोसिटी थोड़ा सा हो गया, इसका इसने इट एक्वायर्ड सर्टेन वेलोसिटी, देन इफ वी डिक्रीज एक्सटर्नल to fk, then it will move without acceleration, that is it will move with constant velocity. Is it okay? Yes, sir. तो ये एंगल है 45 डिग्री, इसको कहते हैं fs is called maximum static friction. और इसको और एक नाम से हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो एफ के है इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो फोर्स होता है एफ एस, हाँ, ये प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल कांटेक्ट एरिया। ये पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होता है। ऐसे अगर तुम ये बोथ ये फिंगर को प्रेस करोगे एक दूसरे के साथ, तो देखो ये एरिया बढ़ जाता है ना, एक एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, देखो इट इज इंक्रीज, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, ये मान लो एक बॉडी है, इसको मैं फोड़ दूंगा तो ये इस तरफ जाएगा। अगर इसका ऊपर मैं थोड़ा सा वेट डाल दूं तो ये अब बहुत फ्रिक्शन बढ़ गया, अब ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये करके देख सकते हो कोई भी। तो नॉर्मल रिएक्शन जब बढ़ता है तब एक्चुअल area of contact increases. With the increase of normal reaction, the actual area increases, and that is why friction also increases. Okay. तो और एक छोटा सा चीज है, हाँ ये मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होने से फ्रिक्शन ज्यादा होता है। हाँ, ये मैं ऐसे दिखाता हूँ, स्केल है, पूरा तो नहीं दिखाई देगा शायद। हाँ, तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा है कि ये जो इस फिंगर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि ज्यादा पोर्शन इसके ऊपर है, और इधर देखो कम फोर्स लगेगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा, देखो स्केल नहीं मूव करता है, क्योंकि इधर नॉर्मल रिएक्शन कम है। अब अब देखो इसको हटाऊंगा तो स्केल मूव करेगा, हाँ, क्योंकि अभी इधर फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है ना। तो देयर विल बी
नो रेडिंग मोशन बिटवीन स्केल एंड फिंगर। ठीक है, इधर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है क्योंकि इधर वेट ज्यादा है और इधर वेट कम है, तो इसलिए अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो स्केल को मूव कराता है। ठीक है ना, तो ऐसा करते हुए जब इसके ऊपर भी ज्यादा वेट आ जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। हाँ देखो, इसके ऊपर वो देखो ज्यादा वेट उसके ऊपर चला गया, तो अब रिलेटिव मोशन इधर होता है, उधर स्टॉप हो गया। ठीक है ना, ऐसा करते हुए तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, एक लोडेड ट्रक उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब अनलोड किया तो हल्का हो गया, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो इंजन के ऊपर इंजन को इजी लगेगा उसको मूव कराने के लिए। अच्छा, तो ये एफ एस, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करने से एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम म्यू एस कहते हैं, म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये एफ के आ गया, ए भी नॉर्मल रिएक्शन से, सॉरी एफ के प्रोपोर्शनल टू एन, ये के है, हाँ, तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, तो म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये था स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलो छोटा करके बता देते हैं, तो किताब में है, फिर भी मेन पॉइंट मैं चोरी नहीं था माने लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो नंबर वन, एक मिनट। हाँ, तो ये फ्रिक्शन इट डिपेंड्स, दैट इज फ्रिक्शन, इट का मतलब फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल पाउडर। मशीन में हम लोग ऑयल देते हैं, ग्रीस लगाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, पाउडर, पावर लिख दिया, ये पाउडर होगा, कैरम में हम लोग पाउडर डालते हैं, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। पाउडर एंड स्मूथनेस, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में है उसको अगर हम लोग पॉलिश करेंगे तो फ्रिक्शन थोड़ा डिक्रीज करेगा, और नहीं तो राफ बनाने से इंक्रीज करेगा। अच्छा, नंबर टू, F is proportional to N, but it is independent of the geometrical area, geometrical area of contact। जियोमेट्रिकल एरिया हमको कैसे मिलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हुए आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको समझाने के लिए कुछ
सिगरेट का पैकेट, ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा कुछ चाहिए मुझे। क्या है? चलो ये है। हाँ, मेडिसिन है। हाँ, इनहेलर। तो ये देखो, इधर एरिया सबसे ज्यादा है, इधर उससे कम, सबसे कम इसका एरिया है। ठीक है। मान लो कि सरफेस कंडीशन ऑफ ऑल सरफेसेस आर सेम, दैट इज दे आर रफली सेम स्मूथ और सेम रफ। ठीक है। तो ऐसा करते हुए जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन चालू होगा। जितना फोर्स लगाते हुए आई एम पुशिंग द बॉक्स and it will move when the force has a certain value. Now here the area is least. Now when I put this box in this way, area is maximum, but we notice that same force is required to push the blocks. Okay. As इधर तो intermediate area है, this area is intermediate between maximum and minimum, but I have to apply same force. Now why? Because this is the maximum area. हाँ, तो इधर मान लो से 1000 पॉइंट्स है जो इसका कांटेक्ट में आ जाता है, 1000 पॉइंट्स। हाँ, और इधर मान लो से 400 पॉइंट्स कांटेक्ट में आ जाता है। तो इधर जब ये 1000 पॉइंट्स इसका वेट को संभालते हैं तो हर एक पॉइंट में फोर्स कितना कम होता है। तो इसलिए हर एक जो कांटेक्ट पॉइंट, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट एट ईच पॉइंट इज नॉट सो लार्ज। ओके, एंड व्हेन we put this box in this way, touching the surface via its minimum area, then मान लो कि contact points becomes 400. Now 400 points is giving support to weight of this box. So force at each point increases proportionately. Okay, इधर 1000 points था, मान लो 1000 इसका वेट है 1 kg, तो हर एक पॉइंट में 1 ग्राम करके फोर्स लगा हुआ था। अब इधर आ गया, ऐसा करके रखने से फोर्स एट ईच पॉइंट बिकम्स 1000 by 400, that is 2.5. So its actual area of contact will increase by an amount of 2.5. ठीक है ना? ये हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट ये 2.5 टाइम्स हो जाता है। तो एक्चुअल area of contact, it remains constant whether we put the box over its least area or medium area or maximum area. Okay, so actual area of contact remains constant. Is it okay? That is why friction remains constant. Say everybody has a table on their home, okay, at their home. So the force of friction required to move, the external force required to move the table is something which depends on the weight of the table. It has, say, 4 legs, and area of each leg which is in contact with the floor is not so large, but friction is large because at the contact points, force is very large, and due to that, area of contact, actual area of contact is large. That is why if you use legs of the table with larger area or legs of the table with least area, in both cases, friction remains same. Okay, it depends on normal reaction and not on the geometrical area which we get by multiplying length into breadth. ठीक है, ए हो गया नंबर 2। अच्छा, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 में F is always
opposite to the direction of motion or tendency of motion. Force through external force. When the external force is less, then the body does not move. But the body does not move, but it has a tendency to move along the direction of applied force. Okay, इसमें हमने फोर्स लगाया, चलो भाई मूव करो, ये मूव नहीं करता है क्योंकि ये फ्रिक्शन इसको अपोज कर देता है. ठीक है, तो इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन. गाड़ी जब चलता है, इंजन स्टार्ट किया, इंजन तो गाड़ी को सामने की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, तो इंजन क्या करते हैं, जो व्हील है ना, पीछे वाला व्हील, इसको घुमा देता है. ठीक है, तो ये इस तरफ घूमता है. इसका मतलब है जो पॉइंट है इन कांटेक्ट विद द रोड, it tries to move in this direction. Okay, so its tendency of motion is along this direction. तो फ्रिक्शनल फोर्स सामने की तरफ काम करता है, इसलिए गाड़ी सामने जाता है. ओके, when we rotate the rear wheel of a car, then the contact point tries to move with in the backward direction with respect to the floor or road. So road applies a force of friction in the forward direction. So the car moves in the forward direction. And when we want to stop the car, here you must remember that this force is force due to static friction. It is not kinetic friction because there is no relative motion of this wheel with respect to the floor. ये तो ऐसे घूम कर चला जाएगा. हाँ, ऐसे घूम कर जब चला जाते हैं तो ये पॉइंट कांटेक्ट में था, अब कांटेक्ट को छोड़ दिया, जब ऊपर चलाया it loses the contact. Okay, next point comes into contact with the road. So there is no relative motion of this point, contact point, with respect to the road. So this force is static friction. If the car skids, okay, ये जब स्लाइड करता है, स्कीड करता है, तब इसका रिलेटिव मोशन रहता है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. जैसे कि अभी कार को रुकना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या किया, ब्रेक को दबाया, ब्रेक जाकर इस व्हील का रोटेशन को स्टॉप कर दिया. ओके, रोटेशन इज स्टॉप्ड. रोटेशन स्टॉप होने से क्या होगा, देखो, ये पॉइंट tries to skid on the road. ओके, ये पॉइंट इस तरफ स्कीड करता है, तो इसलिए आप फ्रिक्शन जो काइनेटिक है वो पीछे की तरफ आ जाएगा. ठीक है ना, पीछे की तरफ आ जाएगा. तो एक कार को एक्सीलरेट तुम जितना फोर्स से कर सकते हो, इसको रोकने के लिए उससे कम फोर्स मिलेगा, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन इससे कम होता है. ठीक है ना, तो एफ एस is always greater than fk. That is why mu s is always greater than mu k. तो ये कार को जब तुम ब्रेक लगाते हो तब जितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, मान लो इधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया, तो इधर 10 से थोड़ा कम होगा, 9.5 होगा, 9 होगा, 8 होगा, लेकिन 10 से कम होगा. ये समझ में आया अप्पा? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सर अंडरस्टूड. तो लिखा पढ़ाना है. सर आप म्यूट हो गए. सर आप म्यूट, आपका म्यूट है सर. म्यूट हो गया भाई. हाँ, हमने आप म्यूट हो जाता है, क्यों भाई ऐसा होता है? आप ठीक है ना? यस सर. अच्छा, when we try to rotate it, then
this point of contact tries to move along this direction. So friction, it is static friction because there is no relative motion between this. देखो ये ऐसे रोल कर रहा है, हाँ, और अगर ऐसे जाएगा तो रिलेटिव मोशन होगा ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये स्पीड नहीं करता है, तो इधर जो फोर्स आएगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, maximum force, okay, limiting force of static friction. But when we apply the brake, what is the working of brake? Brake stops the wheel to rotate. It stops its rotation, okay. So rotation अब नहीं है, तो क्या होगा? Now the wheel tries to skid along the road, okay. ऐसा ये अब रोटेट नहीं कर रहा है, ये अब रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसे स्कीड करता है, तो ये फ्रिक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ ही जाएगा, इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो गाड़ी रुक जाएगा, ठीक है। एंड इफ केस हो गया सर आपका म्यूट हुआ था। हाँ, ये बार बार अपने आप क्यों म्यूट हो जाता है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा, नंबर 4, एफ के is independent, almost independent, okay, almost, थोड़ा सा चेंज होता है, almost independent of relative speed of the body. अच्छा, तो अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। रोल के लिए ये सटल होना जरूरी नहीं है, कोई भी फॉर्म का हो उधर रोलिंग फ्रिक्शन रहता है। नाउ व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? When we put a block over the floor may be hard enough, but there is a deformation of the floor and also this body. So what happens? The body gets round separate, okay. ये जैसे भी है थोड़ा राउंड हो जाता है, इधर जो फ्लोर है ये भी थोड़ा ऐसा हो जाता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देगा, इसका वैल्यू बहुत कम होता है, बट देयर इज ए डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड द रोड। तो when we apply a force along this direction, then now normal reaction, because there is a curve, so normal reaction, so normal इधर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है, ये इस तरफ जाने की कोशिश का, हर जगह तो रिएक्शन होता है, इधर भी एक रिएक्शन आता है क्योंकि वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो हर जगह अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहता है। लेकिन इधर एक ये देखो सरफेस तो ऐसा है ना, बेंड है, तो इधर ऐसे एक फोर्स आ जाता है। निकिता आप अपना माइक म्यूट रखो हमेशा, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर रहे हो बार बार। तो इधर ये जब राउंड हो जाता है तो इसलिए इधर रिएक्शन ऐसा आता है। हाँ, तो इधर से एक छोटा सा फोर्स आ गया, जिसको हम एन डैश लिखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो इसका तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा ना, ये जो हर जगह फोर्स in the vertical direction, that is normal to the surface of the block, but here it becomes curved, so normal reaction is in along this direction, so that is why there is a component of this reactional force. So some force Fr arises due to this component, okay. This force is called rolling friction, but deformation is very less, extremely less, okay. We can't see through a normal even with a normal microscope. We have to use electron microscope,
in order to see this deformation. In the book of Wrestling Holiday, there is a picture when a batsman hits a ball with his bat, both the ball and the bat gets deformed. How they can take the picture, I do not know, but deformation of the bat is clearly दिखाई दे रहा है. हाँ, तो इधर भी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इधर एक छोटा सा फोर्स आ जाता है. इस फोर्स का जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहता है, ये एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है. इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. अगर तुम इस तरफ ले जाने की कोशिश करोगे तो इधर का जो फोर्स है उसका एक पार्ट इस तरफ आ जाएगा. ठीक है ना. तो जिस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहेंगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा. तो रोलिंग फ्रिक्शन arises due to deformation of the surfaces in contact. So अब देखो ये रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है. इस पेन को इधर रख दिया, थोड़ा सा स्लोप है इधर, देखो ये भाग रहा है. हाँ, ये भाग रहा है क्योंकि इधर से रोलिंग फ्रिक्शन है. लेकिन ऐसा करके रखने से तो नहीं भागता है, क्योंकि अभी इधर रोलिंग नहीं, ये रोलिंग के साथ काइनेटिक फ्रिक्शन भी है. ठीक है ना. तो इसलिए इसका जो स्लोप है ये इसको भगा नहीं सकता. ओके. नाउ व्हेन वी पुट ए व्हील on a road, then the surface becomes, ये तो अपने आप ही कार्व है, ये भी थोड़ा सा इस तरफ हो सकता है. ये पूरा राउंड में से ये रखने से ये तो छोटा सा ऐसा हो सकता है. ठीक है. इसका डिफॉर्मेशन ऐसे आ जाता है. तो इधर अगर हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, इधर वही एक फोर्स आ जाएगा जिसके कंपोनेंट होगा इस तरफ, ये है रोलिंग. ठीक है. तो अगर हम रोल नहीं करेंगे फिर भी ये आता है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन इज 100 टाइम्स और 200 times less than kinetic friction. That is, we do not consider this friction. When we try to move a box over this surface, then rolling friction is present, but its value is very, very less. That is why we do not consider rolling friction. But when no other friction acts, then only rolling friction acts. So when हम लोग क्या करेंगे, एक तो बॉल, एक तो ड्यूस बॉल भारी है, उसको अगर हम फ्लोर में छोड़ देंगे, आफ्टर moving a certain distance it will stop. Then who stops the ball? Actually rolling friction. When it rolls, then kinetic friction or static friction does not work. So which friction stops the ball? It is rolling friction. तो इधर भी ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन भी इधर है, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन. तो ये जो FR है, FR is proportional to normal reaction. So FR is equal to mu R into N. ठीक है. So mu R equal to coefficient of rolling friction. तो अब आता है दो एंगल, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. तो चलो बेटा पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं, टाइम तो खत्म होने वाला है. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ओके. फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. तो इस बॉडी को ऐसे हमने रख दिया, तो we put a block on the floor and applied some external force. Okay. This force is equal to the maximum static force. Okay. So the body is in equilibrium. We adjust this force so that the body remains in equilibrium. That is, so what happens? The floor applies two forces on this block.
One is normal reaction and other is frictional force. So the resultant of normal reaction and frictional force is R. R is the resultant force. The angle makes by R with normal reaction is called angle of friction. इसको हम लैम्डा लिखते हैं, ये एंगल है लैम्डा, ठीक है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो now the body is in equilibrium. Now tan lambda, देखो ये एफएस होने से ए भी एफएस है, दिस इज एफएस, सो दिस इज आल्सो एफएस, ये तो वेक्टर। तो tan lambda क्या है? tan lambda equals to fs by n, okay, fs by n. Now fs is mu s into n by n, so n कट गया। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये tan लैम्डा के बराबर है, tan लैम्डा से इक्वल है, ठीक है। और एक चीज है एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज को देखेंगे। हाँ, तो आप देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो मेरे पास तो ये है मेरा बॉक्स, इसका ऊपर कुछ रख देता हूँ, इसको रख दिया। हाँ, अब इसको मैं हिलाता हूँ, देखो ये बॉक्स के ऊपर ये पेपर वेट है। अब इसको मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, तो एक टाइम ये मूव करेगा। तो अभी तक नहीं मूव किया, अच्छा इधर ये है ना, इसलिए इसका दिक्कत हो रहा है, ऐसे रख देता हूँ। तो ये एक एंगल में मूव करेगा, ये मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ये जो मूव करता है जिस एंगल में, जिस एंगल तक ये स्टैटिक कंडीशन में रह जाता है वो है इसका एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। इसको मैं अच्छा ये बॉक्स को अच्छी तरह से दिखाई देगा, बॉक्स को रख दिया। अब इसको मैं स्लैंट करूंगा, तो ये up to a maximum angle it remains in static condition. That is at this angle motion just begins, okay. So this angle when motion just begins or up to which it remains in static condition is called angle of repose, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये मैक्सिमम एंगल है। हाँ, at this maximum angle a block kept on this inclined plane remains in static condition. So normal reaction acts normally to the surface on which I kept the block, and its weight mg is acting along this direction, vertically downward direction. A component acts along this direction. Now if this angle is phi, this angle is also phi. So this is mg cos phi and this one is mg sin phi. So the block tries to move in the downward direction and the frictional force resists this tendency. So phi is the maximum angle at which the block remains in static condition, that is remains in equilibrium. So when a body remains in equilibrium, then the forces balances each other.
So N balances mg cos phi and ये फ्रिक्शन ये बैलेंस करता है mg sin phi। तो दोनों को डिवाइड करने से fs बाई n इक्वल टू हो जाता है, देखो mg mg कट जाता है तो tan phi sin phi बाई cos phi बन गया tan phi। तो अब fs तो होता है mu s into n, so by n it becomes tan phi, so tan, so mu s is also equal to tan phi। तो और पहले हम लोग को मिला था mu s इक्वल टू tan लैम्डा, सो इससे प्रूव होता है कि लैम्डा इक्वल टू फाई। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर सेम provided surface conditions in both cases remains unchanged। ओके, तो ये था थ्योरी, और थोड़ा सा चीज मैं वो जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो मैं करूंगा, किसी स्टूडेंट ने पूछा तो करूंगा। ये साइकिल में किस तरफ फोर्स किस तरफ किस डायरेक्शन में आता है, तो अब इसका जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तो प्रॉब्लम आता है। तो फिर भी मैं ये साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। साइकिल, हाँ, ये क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, और आते हैं कि साइकिल जब पैडल करता हूँ तब फोर्सेस किस तरह आता है। ओके, फ्रिक्शन इन द व्हील ऑफ ए साइकिल, व्हील ऑफ ए साइकिल। इसका 3 साइकिल, इसका 3 केसेस होता है। ये रेयर व्हील, ये है फ्रंट व्हील, हाँ, ये सब जुड़ा हुआ होता है। तो ये मेरा साइकिल है, देखने में बहुत अच्छा है, और पैडल पैडल इधर है, ठीक है, इधर पैडल होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो हम लोग इसी से घुमाते हैं। तो नंबर 1 इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सीलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम इस तरफ घुमाते हैं। तो ये जो पीछे वाला व्हील, इसमें क्या होता है देखो, दिस पॉइंट ट्राइज टू मूव इन द, इसमें रोटेशन दिया हुआ है, इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये फोर्स की वजह से साइकिल सामने की तरफ जाता है। और ये जो सामने वाला व्हील, इसमें क्या होता है देखो, ये तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जब मूव करेगा देन इट अप्लाइज a force on the on this wheel also, so it gets, here rotation is supplied, sorry, हाँ, here rotation is supplied, we get linear motion, ठीक है, मूव करता है इस तरह। और इधर रोटेशन इज नॉट सप्लाइड, मैं इसको ऐसे कोई चेन से घुमा नहीं रहा हूं, तो ये दिस इज रोटेशन इज नॉट सप्लाइड बट ए फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज सप्लाइड, so this point tries to move in this direction, so here रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है ना। इधर भी रोलिंग फ्रिक्शन रहता है, ये तो टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर और इधर डिफरेंट वैल्यू होगा, तो इधर सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा, और कोई फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इधर इधर भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो घूमेगा नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू रोटेट इट, ओके। सो इसमें एक फ्रिक्शन आएगा, हाँ, ये एफर प्लस एक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि ये देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट, बट इट हैज a tendency to move in this direction, therefore रोलिंग फ्रिक्शन तो होगा, होता ही है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो इसी की वजह से
ये इस तरफ घूमेगा। जैसे कि इसको मैं इस सेंटर से पकड़ के अगर फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये घूमता हुआ चला चला जा रहा है। हाँ, ये इस तरफ जा रहा है। तो इधर एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ये दोनों मिलके इसको घुमाएगा। ठीक है ना। तो रोटेशन इनपुट, ये इनपुट है, ये मैंने दिया है, और हमको क्या मिला? हमको मिला है रोटेशन प्लस लीनियर मोशन। ओके, ये व्हील रोटेट भी करता है और मूव भी करता है। ठीक है ना। रोटेशन प्लस लीनियर मोशन। और इधर हमने इनपुट क्या है? इनपुट है टॉर्क। ये टॉर्क लगाया तो इनपुट को हम अभी रोटेशन ही बोलते हैं। मैंने रोटेशन इसको दिया है, तो इसका क्या असर पड़ रहा है कि ये सामने की तरफ जा रहा है, तो इस तरफ लीनियर मोशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो ये है इसका आउटपुट। ठीक है। टॉर्क दिया है तो टॉर्क की वजह से सामने की तरफ जा रहा है। तो अब नंबर 2 है क्या? साइकिल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब साइकिल को हम एक्सीलरेट करते हैं, कौन सा व्हील में किस तरफ फ्रिक्शन आता है। ठीक है ना। और जब साइकिल मूविंग यूनिफॉर्मली, तब कौन सा फ्रिक्शन कौन व्हील में? ये पीछे वाला व्हील देखो, अब तो इसका मोशन क्रिएट हो गया है, तो ये सिर्फ इधर रोलिंग फ्रिक्शन ही काम करेगा, और कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं काम करेगा। क्योंकि मैंने पैडल तो नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई टॉर्क तो बंद कर दिया हूँ। तो इसीलिए इधर से इसका मोशन, जो मोशन क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से जाते ये इट विल मूव ड्यू टू दैट मोशन। At first, we accelerate the cycle. It reaches a certain velocity. Now we stop paddling, and then cycle moves uniformly. Okay. Then only rolling friction arises, and no other friction was here. Number 3, अब मैं ब्रेक को अप्लाई किया, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ठीक है। तो इसमें अब मैंने ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या करते हैं? ये जो व्हील में, इस व्हील को रोटेशन को स्टॉप कर देता है, पीछे वाला। ठीक है। सामने भी होता है, लेकिन सामने वाला हम लोग उतना अप्लाई नहीं करते हैं। तो रोटेशन इज स्टॉप्ड। रोटेशन स्टॉप्ड होने में क्या होगा? व्हेन रोटेशन इज स्टॉप्ड, देन दिस विल ट्राई टू स्लाइड, सो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा इधर। ठीक है ना। ये कार को बंद करेगा, इसका मोशन को बंद करेगा। और वो जो सामने वाला है, हाँ, इसमें क्या होगा देखो, ये जो सामने वाला व्हील है, ये तो रोटेट, इधर मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो इसका रोटेशन रहेगा। हाँ। और इसमें रोलिंग फ्रिक्शन इधर भी तो है, वो तो हर टाइम रहता है, इसमें सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा। हाँ। इसमें कोई काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैंने स्टॉप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और ये पॉइंट, इस पॉइंट का अगर इस फ्लोर से रिलेटिव मोशन होता, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ सकता था। इसको मैंने इस तरफ फोर्स अगर लगाते, तो इसमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ सकता है। तो इधर एक्चुअली इसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम करेगा, ये इस तरफ भी फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। तो दे आर कनेक्टेड बॉडी, सो ये फ्रिक्शन की वजह से इस तरफ एक फोर्स आएगा, लेकिन ये रोलिंग करते हुए चला जाएगा। ये तो कोई स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। जब तक स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है। तो सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ये रुकेगा, फ्रंट वाला, और ये दोनों फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा। ठीक है। तो अब चलो हम प्रॉब्लम करते हैं। थ्योरी मैंने तो कंप्लीट कर लिया, तो अब हम प्रॉब्लम करेंगे। फिर भी मैं चूज करके रखा था, ये मेरा प्रॉब्लम है इधर।
मुझे लगता तो नहीं है आज पूरा होगा। कोशिश करूंगा जितना हो सके आज करूंगा, और नेक्स्ट डे बाकी प्रॉब्लम करूंगा। अगर टाइम बच गया तो नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी करूंगा। ठीक है ना? तो ये है फ्रिक्शन का प्रॉब्लम। ठीक है? तो हाँ, तो एक छोटा छोटा मैं इजी प्रॉब्लम से तो स्टार्ट करता हूँ और बाद में अच्छा प्रॉब्लम करता हूँ। एक ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया तो पूछा है कि इधर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है म्यू। तो पूछा है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक फॉर गिवन थीटा। ये एंगल फिक्स्ड है आइदर 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो कितना फोर्स लगाना चाहिए इसके ऊपर इसको मूव कराने के लिए। और नंबर 2 है वेरिएबल थीटा। मैं इस एंगल को चेंज कर सकता हूँ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ एकदम हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ। किस एंगल में रख ये फोर्स लगाने से ये इजीली इसके ऊपर मूव करेगा। हाँ, तो मिनिमम फोर्स चाहिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 मैं करता हूँ। हाँ, तो ये ब्लॉक इधर है। हाँ, इसमें मैंने इस तरह फोर्स लगाया है। ये एंगल फिक्स्ड है तो ये हो जाएगा एक कॉस थीटा, ये हो जाएगा एक साइन थीटा। ठीक है? दो कंपोनेंट। नाउ इट इज एक्टिंग along this direction and normal reaction along this direction. ठीक है? तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, तो ये है F। क्योंकि इधर म्यू दिया है, बताया नहीं है म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, सिर्फ म्यू दिया है। ये म्यू ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना? तो जब एक cos थीटा ये जब इससे बड़ा हो जाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं एफ एस लिख दिया क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, तब मूव करेगा। दैट इज एफ cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, कम से कम इक्वल तो होना चाहिए म्यू एस इंटू एन। तो मैं इसको, क्योंकि प्रॉब्लम में म्यू दिया है इसलिए मैं म्यू लिखा। ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम में तो म्यू एस नहीं दिया है तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो आप देखो इधर क्या है, ये जो एन और एफ साइन थीटा दोनों मिलकर एन प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों मिलकर वेट को संभाल रहा है। ठीक है ना? तो एन आ जाता है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो इधर मैं पुट कर देता हूँ एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा इंटू म्यू को इधर ले जाने से तो कॉमन ले लिया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मास भी ग्रेटर देन म्यू एम जी। ठीक है? तो यहाँ से एफ मास भी ग्रेटर देन म्यू एम जी डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो एफ मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। सो एफ मिनिमम क्या होगा, कम से कम एफ मिनिमम इसका बराबर तो होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, नहीं तो मूव नहीं करेगा। ठीक है?
एक बार मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा तो हम लोग थोड़ा कम फर्क दे सकते हैं। अब नंबर 2 में बताया है कि नाउ ये फ्रिक्शन कब मिनिमम, सॉरी, ये जो एफ अप्लाइड फोर्स कब मिनिमम होगा, जब थीटा वेरी करता है, ठीक है ना। तो नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, एफ इज मिनिमम व्हेन ये जो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये जब मैक्सिमम होगा, इज मैक्सिमम, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर का टर्म जब मैक्सिमम होगा तभी ये अप्लाइड फोर्स मिनिमम होगा। तो ये जब मैक्सिमम होता है, कैलकुलस में हम लोग क्या देखे हैं कि एक कर्व है ऐसा, इधर एक टेंजेंट लगाया, एक टेंजेंट जितना एंगल बनाता है थीटा बनाया, तो ये डी वाई डी एक्स क्या होता है टेन टेन थीटा, ठीक है ना। इधर एक्स इधर वाई। तो अगर ये वाई एक्स की इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम, इधर ये मैक्सिमम बन गया, तो ये देखो टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होता है, इसके लिए थीटा 0 आ जाता है, तो इसका डी वाई डी एक्स कितना होता है, इक्वल टू टेन जीरो, इक्वल टू 0 होता है। मैक्सिमम के लिए ये डी वाई डी एक्स 0 होना चाहिए। ये तो मैथमेटिक्स में सीख जाओगे। तो हम लोग इसको इधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर डी डी थीटा, क्योंकि इधर वेरिएबल है थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये 0 होना चाहिए, ठीक है ना। 0 होगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, और ये होता है म्यू, ये कॉस थीटा हो गया इक्वल टू 0। सो साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है tan थीटा इक्वल टू म्यू। अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो मान लो ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा तो म्यू है, म्यू का मतलब म्यू डिवाइडेड बाई 1। तो ये परपेंडिकुलर अगर म्यू है तो बेस है 1, तो ये कितना होगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमको कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए। कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई दिस, 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो म्यू बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस। तो एफ मिनिमम क्या मिला था, एफ मिनिमम मिला था म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो हम लोग ये पुट कर देते हैं म्यू एम जी बाई कॉस थीटा का वैल्यू है 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, और प्लस म्यू, और इधर एक म्यू आएगा, तो ये बन गया म्यू स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस। तो ये डिनोमिनेटर में ये तो होगा इससे, ये ऊपर चला जाएगा, तो म्यू इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो, अच्छा एक एम जी था, तो ऐसा होगा, तो ये नीचे एक ऐसा रह जाएगा, तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, और ये होगा फर्स्ट पोर्शन का आंसर। हाँ, ये छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाँ, एमसीक्यू में तो दे ही सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा, तो
तो नेक्स्ट पेज होता है कौन सा? वन वन तो चलो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार फोर्स है पुश वाला फोर्स। हाँ, इसको हम पुश करते हैं। तो क्या पूछा है फंडा? मिनिमम फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक। ठीक है, इधर न्यू दिया है, लेकिन थीटा के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये थीटा तो दिया हुआ है, तो जो जो टर्म प्रॉब्लम में है हम लोग आंसर उसी टर्म में ला सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इधर जब थीटा दिया है तो हम लोग जो आंसर लाएगा उसमें थीटा रहेगा। ठीक है? तो चलो इसको हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अब ये ब्लॉक इधर है, हमने क्या किया, इसका ऊपर इस तरह फोर्स लगा दिया। तो ये फोर्स है एफ, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन एन, और इधर इसका वेट एम जी। ठीक है? तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगा। तो ये इस तरफ, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। तो देखो, एन एन अपवर्ड फोर्स है और ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स है। तो एन को तो इस फोर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी। और इस तरफ देखो, ये एफ कॉस थीटा और एफ, तो दिस एफ कॉस थीटा must be greater than एफ। ये एक्चुअली एफ एस है। ठीक है? तो प्रॉब्लम में तो इधर म्यू लगा दिया, म्यू एस नहीं लिखा, इसलिए ऐसा ही हमने लिख दिया। तो एफ क्या है? ये तो है म्यू इंटू एन। एन का मतलब है एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो इसको इधर लाओ, तो एफ इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो फोर्स आ गया। तो एफ must be greater than म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है? ये हो गया। तो ये इसका आंसर है। ठीक है? ये छोटा सा प्रॉब्लम था। इधर थीटा को वैरी करके ऐसा ही रिलेशन हम लोग ला सकते हैं। और आंसर है ये, क्योंकि इतना मिनिमम फोर्स इतना होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा होने से तो अच्छा होगा, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है? अब चलो प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें क्या है कि एक बॉल है। हाँ, तो इसका अंदर स्पेरिकल बॉडी, हाँ हेमिस्फीयर, इसका अंदर एक चीज को मैं कितना ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ, जैसे ये नहीं गिरेगा। ठीक है? फाइंड एज मैक्स सो दैट द ब्लॉक डस नॉट स्लिप। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू। ठीक है? तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो ये तो इधर एक छोटा सा ब्लॉक को रख दिया। तो इसका वेट इस तरह काम करेगा। इसका एक तो कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक तो होगा इस तरफ। ठीक है? और फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। ठीक है ना?
ये जो फोर्स है इसका पैरेलल फ्रिक्शन होगा इस तरफ। ये ऑब्वियसली एफएस ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन इधर म्यू दिया है तो हम लोग म्यू लेंगे। अच्छा, इसका रेडियस है आर, और ये जो हाइट है इसको हम एच लेते हैं, ठीक है। दिस इज एच। तो ये एंगल थीटा होने से ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है। तो ये एम जी, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और दिस इज, मैं इधर लिख देता हूँ, एम जी साइन थीटा। तो ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है, तो एफ एस इक्वल टू दिस, एंड इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस तरफ। सो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और ये जो एफ एस है ये है एम जी साइन थीटा। तो डायरेक्टली हम लोग वो एंगल ऑफ रिपोज ले सकते थे। हाँ, ये एंगल मस्ट भी एंगल ऑफ रिपोज होगा, इसके साथ जो एंगल थीटा, ये थीटा होने से ये भी थीटा होता है। तो लेकिन ये छोटा सा चीज है, हमने कर लिया। तो एफ एस की जगह हम लोग म्यू एन लिख दिया, म्यू एस नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉब्लम में म्यू दिया है इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो इधर म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये डायरेक्टली हम लोग ले सकते थे कि म्यू इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। तो अब एच निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो एच को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो अब थीटा जब टैन टैन थीटा म्यू है, तो वही ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। म्यू होने से 1 होगा, ये होगा रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो आ, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इस फिगर में ये तो रेडियस है आर, ए भी रेडियस है आर, तो ये हो गया आर माइनस एच, ठीक है। तो ये आर माइनस एच और ये आर, ये दोनों का जो रेशियो है आर माइनस एच बाई आर, ये है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा तो इधर से आ जाता है, देखो इस इक्वेशन से कॉस थीटा आ जाता है 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आर को उधर ले जाओ, आर माइनस एच इक्वल टू आर बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से एच आ जाता है, एच इक्वल टू, उधर जाने से ये माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस कितना था, आर बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसको सिर्फ और एक हम आर कॉमन ले सकते हैं, तो इधर ही मैं छोड़ देता हूँ, यही होगा मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज एच मैक्स, क्योंकि एंगल और थोड़ा ऊपर ले जाने से ये थीटा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये गिर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन टेन थीटा इक्वल टू, वो हम लोगों ने डायरेक्टली ले सकते थे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम नंबर 4, ये तो मेंटली हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, म्यू एस दिया है, म्यू एस दिया है 0.6 between road and tire of a car. Find maximum acceleration of the car. Do you think that retardation also has same magnitude? तो कार जब एक्सेलरेट करता है, तो मैंने तो पहले ही दिखाया है कि कार को हम, ये जो पीछे वाला जो व्हील है उसमें हम टॉर्क देते हैं, टॉर्क। तो रोटेशन सप्लाई करने से क्या होता है, वो मूव करता है कार, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम नंबर 4 इधर दिया है, म्यू एस इक्वल टू 0.6। तो ये क्या होगा, तो ये ऐसे रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट इस तरफ जाने की कोशिश में इस तरफ एफ एस क्रिएट करेगा, ठीक है, जो है म्यू एस एम जी।
तो ये है 0.6 m इंटू जी का वैल्यू 10 लेने से हो गया 6 m। तो एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास, तो होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन मैक्सिमम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसको थोड़ा आहिस्ता घुमाएंगे तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो ये जब एक्सीलरेट करता है तो एफएस कम करता है, ठीक है ना। तो लेकिन जब ये हम लोगों ने ब्रेक लगाकर इसको रोटेशन को स्टॉप कर देते हैं, तब ये स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो इधर एफ के आ जाता है। तो एफ के इज लेस देन एफ एस, सो देयरफॉर ए रिटार्डेशन रिटार्डेशन को मॉड ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो नेगेटिव होता है ना, ये माइनस ए एक्सीलरेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन थोड़ा कम होता है, तो मैंने पहले ही समझाया था। तो अब चलो प्रॉब्लम नंबर 5। अच्छा, टाइम तो खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट टाइम में चलेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं कम से कम। फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक up an inclined plane of inclination theta when force is applied parallel to the inclined plane and parallel to the floor। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, अभी तो 1 मिनट शायद बाकी है, तो नेक्स्ट जो 40 मिनट स्टार्ट होगा उसमें इसको हम करेंगे, ठीक है। 2 मिनट है सर, 1.5 मिनट्स। तो पिक्चर बना ले सकते हूँ। किसी को तो कुछ ये, पूछना हो तो पूछ सकता है सर। हाँ, कोई तो कुछ पूछता नहीं है। आयप्पा। सर। यू आर गेटिंग। हाँ, बोलो बेटा। उसका सर थोड़ा डाउट है शायद। हाँ, रोटेशन का व्हील है आपका डाउट? सर। हाँ, बोलो। हाँ सर। हाँ, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू। तो ये तो 30 सेकेंड चला गया, तो अभी हाँ, ये है प्रॉब्लम। मिनिमम फोर्स कौन सा रिक्वायर्ड, क्वेश्चन सर? हाँ। हाँ, मूव ए ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, फाइंड द फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन। अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स चाहिए, और अगर हम लोग इस तरफ फोर्स देंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ रहेगा, ए भी ऊपर जाएगा, तो उस टाइम में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। पैरेलल टू जी। द फ्लोर और पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना, मिनिमम फोर्स। तो ये है नंबर 5। पिक्चर तो बना सकते हैं इसमें। ए नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ हम लोग जानते हैं एम जी कॉस थीटा, ठीक है, और इस तरफ एम जी साइन थीटा, और ये मोशन अपवर्ड है, ठीक है ना, या टेंडेंसी ऑफ मोशन या मोशन है अपवर्ड, तो इसलिए इस तरफ फ्रिक्शन काम करेगा इस तरफ, ठीक है। तो इधर म्यू दिया दिया है या नहीं, और इक्वल टू म्यू व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। फ्रिक्शन तो देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरफ एफ के काम करेगा। तो ये प्रॉब्लम में शायद मैं भूल गया या जिसने बनाया उसने भूल गया, लेकिन म्यू तो आना ही चाहिए। तो ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब अभी तो इजी है, ये एफ मस्ट बी ग्रेटर देन दिस फोर्स एफ के प्लस, तब एक्सीलरेशन होगा ग्रेटर होने से, इक्वल होने से कांस्टेंट वेलोसिटी होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इधर एफ के क्या है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन,
तो म्यू के इंटू एन का मतलब है एन एम जी कॉस थीटा से बराबर है, तो एम जी कॉस थीटा। तो ये एफ मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो इसको इधर लाओ तो एफ चाहिए ना, तो एफ तो आ ही गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी कॉमन ले लिया, म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। तो एफ मिनिमम मिनिमम इसके बराबर होना चाहिए एम जी इंटू म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज आज आराध्या नहीं है, हाँ, इसलिए है सर। गड़बड़ हो रहा है। आराध्या है? यस सर, यस सर। हाँ, तुम कुछ नहीं कहते हैं किस लिए? बेटा सर देखो, हाँ आ, ठीक किया मैंने? हाँ, मुझे लगता तो है ठीक किया ना आराध्या? हाँ, ठीक तो लग रहा है उसमें। हाँ, लग रहा है तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, चलो बी पार्ट करेंगे। हाँ, तो ये आप हम लोग फोर्स किस तरफ दे रहा है, ये पैरेलल टू द फ्लोर फोर्स दे रहा है। तो अब क्या होगा, इस तरफ होगा एक कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होने से देखो इधर भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है ना, तो इधर होगा एक एक कॉस थीटा और एक इधर होगा, हाँ, एक साइन थीटा। और इसका वेट तो एम जी है, इस तरफ एक एम जी कॉस थीटा होगा और इस तरफ होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है आराध्या, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यस नीचे सर। की तरफ क्या होगा, एफ के होगा। ठीक है, एफ के नीचे की तरफ होगा। तो आप क्या चाहिए, एफ कॉस थीटा ये दोनों से ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन तो इस तरह होगा। तो देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों को संभालेगा, तो एन इक्वल टू होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। अच्छा, ये हो गया एन। तो अब देखो, ये फोर्स तो इस तरफ एफ कॉस थीटा कम कर रहा है, तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यस सर। एफ के जगह हम लोग म्यू एन लिख देते हैं। तो म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू के एफ साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एफ इधर है तो इसको हम इधर ले जाते हैं। तो एफ इंटू कॉस थीटा माइनस, हाँ, म्यू के साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉमन आ जाता है, म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया एफ इक्वल टू एम जी इंटू म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा। ठीक है, आ गया, ये भी हो गया। तो चलो, इसमें न्यूटन लॉ तो आ ही जाता है। एक्चुअली बहुत सारे किताब में न्यूटन लॉ के साथ फ्रिक्शन दे देते हैं। अच्छा, मुझे लगता है इजी था,
समझ में आया? अब मैंने इधर, अच्छा ये इक्वल टू, तो इधर हम एक मिनिमम लिख देते हैं, ठीक है? अब ठीक हो गया ना, मिनिमम इतना फोर्स चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ए 6 kg ब्लॉक is kept on the inclined rough surface as shown in the figure. Find minimum F required. हाँ, ये थोड़ा इजी है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको चुना है। फाइंड मिनिमम F required to keep the block stationary. इसको स्टेशनरी रखने के लिए देखो, स्टेशनरी हम लोग दो तरीका से इसको स्टेशनरी रख सकते हैं। एक क्या होता है, इस ब्लॉक का टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, तो फ्रिक्शन हेल्प करेगा, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक हो सकता है इसका टेंडेंसी होगा ऊपर जाने का, तब फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना? तो लेकिन मिनिमम फोर्स पूछा है, तो फ्रिक्शन इसको पकड़ के रखे वही तो अच्छा होगा ना। तो इसलिए इसका जब टेंडेंसी ऑफ मोशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन ये एफ मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया हरप्पा? ये Yes, sir. दिस फोर्स मस्ट बी, हाँ, व्हेन वी कंसीडर the tendency of motion in the downward direction, then friction helps to keep the body here. So that will give minimum force. Okay. Now move it down with constant velocity. So when the block moves down with constant velocity, then if frictional force is less than mg sin theta, इस तरफ तो mg sin theta काम करेगा, इस तरफ when it moves in the downward direction, देन इस तरफ एफ के काम करेगा। तो अगर एम जी साइन थीटा ये एफ के से बड़ा होता तो मिनिमम फोर्स होता 0, ठीक है ना? फोर्स लगाना ही नहीं पड़ता, फ्रिक्शन ही सफिशिएंट है, ये एम जी साइन थीटा सफिशिएंट है इसको नीचे लाने के लिए, ठीक है ना? तो इधर क्वेश्चन इसलिए दिया है कि ये फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू कीप द बॉडी स्टेशनरी हियर। ओके, ऐसा सपोज करके ये प्रॉब्लम को करना चाहिए, क्योंकि अगर एम जी साइन थीटा इज मोर देन एफ के, then it will move in the downward direction without the application of any external force. In that case, F is 0. But here the question is, find minimum force required to move it down with constant velocity. So it means that friction is more than mg sin theta. That is why it is not moving down. Okay. And third question, move it up with some acceleration. चलो करते हैं। ये छोटा छोटा 3 क्वेश्चन इसमें है, तो ये हम लोग को संभाल के करना चाहिए। Yes, sir. तो हाँ, और इधर कब एफ एस लूंगा और कब एफ के, कब काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है और कब उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है, ये सोच के लेना पड़ेगा, ठीक है ना? प्रॉब्लम इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन उतना नहीं। अच्छा, तो ये मेरा 112 और ये अच्छा, तो ये प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें एंगल है 60 डिग्री, बहुत बड़ा एंगल, तो फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज द ब्लॉक, ये अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, दिया है म्यू एस 0.6 और म्यू के 0.4, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन द कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, सो force become minimum when the block has tendency to move down, so we may take fs in this direction, ठीक है? वो तो मैं बोल दिया, mg cos 6, and this is normal reaction, and now this is mg sin 60। तो ये mg cos 60, m तो है 6 kg,
m is 6 kg, तो mg cos 60 equals to 6 into 10 cos 60 is half, so 30 न्यूटन। हाँ, न्यूटन पूरा लिखता हूँ क्योंकि इधर एक n लगाया। हाँ, और एम जी साइन 60 कितना है? एम जी साइन 60 डिग्री होता है ये 60 इंटू √3/2, तो ये 30। √3 का वैल्यू 1.73 ले लेता हूँ, दैट इज 17.3। सो 3 इंटू 17.3 9। इसको मैं रफली 52 न्यूटन ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 72 है एक्चुअली, इसके बाद भी कोई डाटा आएगा तो इसको मैं 52 न्यूटन ले लूँ। तो इधर क्या है देखो, एफ प्लस एफ एस दोनों मिलकर एम जी साइन थीटा को संभालते हैं, एम जी साइन 60। तो एफ कितना होगा? एम जी साइन 60 का वैल्यू है अच्छा एक बार लिख लेता हूँ, एम जी साइन 60 माइनस म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस 60 के बराबर है, कॉस 60। इसका वैल्यू तो मैंने 52 मिल गया, और ये म्यू एस कितना है? म्यू एस है 0.6 बहुत ज़्यादा है सर। और एम जी कॉस 60 मिला है 30, तो ये आता है 52 माइनस ये होता है 80। सो माइनस करने से कितना आता है? 34 न्यूटन। ये होगा पहले का आंसर, ठीक है। अच्छा, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? ये तो ए हो गया, अब बी करते हैं। बी में पूछा है कि मूव इट डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, इधर देखो बेटा, ये एम जी साइन 60 कितना आया? 30 न्यूटन आया। और फ्रिक्शन कितना आया? सॉरी, एम जी साइन 60 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 52 न्यूटन, और ये है 30। उसको 1 से म्यू, तो म्यू का वैल्यू इज लेस देन 1, सो म्यू इंटू 30 इज वेरी लेस देन 52, so force must be applied in the upward direction. Okay. Move it down constant gravity. So, mg sin 60 कितना आया? mg sin 60, mg sin 60 आया 52। तो ये तो इसको लेकर जाएगा नीचे लाने के लिए, तो फोर्स तो अपवर्ड ही देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, क्योंकि एफ साइन 60 52 न्यूटन है और फ्रिक्शन लेस देन 30। सो इसको नीचे की तरफ ले जाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये एम जी साइन 60 ये तो ज़्यादा है, तो इस तरफ एक्सीलरेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो हमको फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो ये है ब्लॉक, इसका ऊपर इस तरफ एक लगाया, डाउनवर्ड जा रहा है, अभी एफ के काम करेगा क्योंकि इट इज इन मोशन। ओके, और इस तरफ है 52 न्यूटन, ठीक है। इस तरफ है एम जी कॉस से आया था 30 न्यूटन, वो मैंने वैल्यू लिख दिया। तो पहले जब डिस्कस कर रहा था तब क्या कहा कि मूव इट डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो भूल गया क्या बोला था। आप जो बोल रहे हो वही सुनो। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन,
तो अब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें एक्सीलरेशन है नहीं, तो एक्सीलरेशन नहीं होने से क्या होना चाहिए, ये 52 न्यूटन ये दोनों के सम उसका बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक के इस म्यू के इंटू एन, तो एन तो है 30 के बराबर, म्यू का है 4, तो इंटू 30, ये हो गया 12 न्यूटन, ठीक है। तो अब कितना क्या होगा चाहिए, एफ प्लस एफ के मास भी इक्वल टू ये 52 न्यूटन का बराबर होगा। तो यहाँ से एफ आ जाता है 52 माइनस 12, सो इक्वल टू 40 न्यूटन। सो इसको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे लाना है तो 40 न्यूटन फोर्स लगाना है। हाँ, एकदम पहले मैं क्या डिस्कस किया, वो भी सही था, लेकिन आप याद नहीं है। अच्छा, आप देखो, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है विथ सम एक्सेलरेशन, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, इसका फोर्स इतना ज्यादा हम लोग देंगे कि ये इस तरफ एक्सीलरेटेड होगा विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वही तो नॉर्मल रिएक्शन एन है, इस तरफ वो तो एम जी कॉस थीटा जो 30 न्यूटन था वही आएगा, ठीक है ना। इस तरफ एम जी साइन थीटा वो तो 52 न्यूटन ही आएगा। सिर्फ क्या होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो एफ के इस तरफ आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एफ के का वैल्यू कितना मिला, एफ के का वैल्यू मिला 12। तो अब क्या होगा, एफ इक्वल टू 52 प्लस 12, ठीक है ना। ये 52 न्यूटन और ये दोनों एफ से इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाता है नहीं नहीं नहीं, इसमें 52 52, हाँ ये गड़बड़ हो रहा था, इसका एक्सीलरेशन है ना अपवर्ड, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट हाँ फोर्स होगा, एक्सेलरेशन। हाँ नेट फोर्स होगा, एक्सीलरेशन होगा ना, इसलिए भी हम लेने से यस सर। गड़बड़ हो जाएगा। तो नेट फोर्स देखो कितना होगा ना, एफ माइनस ए 52 प्लस ये एफ के 12, हाँ, तो ये एफ माइनस 64 हो जाता है, ठीक है। तो नाउ एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, सो एफ माइनस 64, इसका मास था कितना, 6 kg था ना, इसका मास था 6 kg। तो ये एम ए, ये एम ए के बराबर, तो एम था 6, एक्सीलरेशन 4, सो 24 न्यूटन आता है। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू 64 प्लस 24, इधर 64 64 प्लस 24, सो 88 न्यूटन होगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो सब वैल्यू निकाल के रखा, तो अच्छा हुआ, ये हो गया, ठीक है ना। यस सर। हाँ, चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 7, ये इसको हम इतना सा एक्सीलरेट करेंगे कि ये इसका ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अपवर्ड में कम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर इसका वेट के बराबर है तो यहाँ से गिरेगा नहीं, ठीक है ना। तो फाइंड एफ सच दैट एम डज नॉट फॉल डाउन, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाना चाहिए, ठीक है। तो उसका इतना एक्सीलरेशन हम लोग क्रिएट करेंगे
कि normal reaction, normal force on small m becomes large, so friction is also large, so गिरेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक है ऐसे, तो इधर मैंने एक स्मॉल m को रख दिया, तो ये इसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे डालेंगे, तो नीचे की कोशिश करेंगे तो इधर फ्रिक्शन कम करेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना, और इधर m भी काम करेगा। तो इसका ऊपर F लगाता हूँ, मास है m, तो देखो F में कितना एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा, A इक्वल्स टू दोनों को एक्सीलरेट करता है m प्लस स्मॉल m इंटू A, तो A आ जाता है F बाई m प्लस स्मॉल m, ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया। तो अब इसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये तो छोटा सा m है, तो इसका ऊपर इस डायरेक्शन में n फोर्स कम कर रहा है, तो यही तो इसको एक्सीलरेट करेगा, तो n इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, सो एफ एम बाई m प्लस m आ गया। तो आप देखो एफ एस मास भी इक्वल टू एम जी, अच्छा इधर तो म्यू दिया था इसलिए मैं म्यू लिखता हूँ, सो म्यू n इक्वल टू एम जी, सो म्यू इंटू n है दिस वन एफ एम बाई m प्लस m इक्वल टू एम जी। हाँ, तो यहाँ से एफ कितना आता है, तो एफ इक्वल टू, ये एम तो कट गया, तो m प्लस m इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसी का प्रॉब्लम, अच्छा ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8, हाँ इसको हम कैसे करेंगे, ये दिया है कनेक्टेड बॉडी, इसमें दिया है टेंशन का वैल्यू दे दिया 16 न्यूटन, और ये एक 4G है, 4 kg, ये 2 kg, ये नीचे की तरफ जाएगा, जाने से क्या होगा, इसका ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कम करेगा, इधर mg sin 30 कम करेगा, तो और इधर टेंशन, तो mg sin 30 माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, और इधर क्या होगा, ये तो t है और इस तरफ फ्रिक्शन है, तो ये सामने है t और पीछे जा इसका फ्रिक्शन, तो t माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 2 इंटू इसका एक्सीलरेशन, यही है, और ये तो कनेक्टेड बॉडी, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो समझ लिया कि इसको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक तो किसी ब्लॉक ऐसे इसको घुमा देना इस तरह, और तो यहाँ से ये घूमकर इस तरफ कैसा होगा, तो ये है 4 kg और इधर म्यू 2 कम कर रहा है, ठीक है, ये है 2 kg, इधर म्यू 1 कम कर रहा है, ठीक है, तो इस तरफ होगा, ये एंगल दिया था 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री दिया नहीं, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, तो इस तरफ mg sin 30, तो 40 sin 30 का वैल्यू हाफ, ये हो गया 20,
ठीक है। अच्छा, इस तरफ टेंशन है, ये mg sin 30 लिया, ठीक है। अच्छा, इधर देखो mg cos 30, तो 40 इंटू √3/2, तो ये 20 √3 बन गया। इधर है नॉर्मल रिएक्शन n, इधर टेंशन है, इस तरफ है एक्सीलरेशन। अच्छा, ये टेंशन इस तरफ है, अच्छा ये इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ होगा, मैंने इसको F1 लिख दिया, नहीं ये F2 है, इसको 2 दिया है तो F2, इधर है F1। अच्छा, इसका वेट 20 न्यूटन, डाउनवर्ड कम कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन को N1 लिख दिया, इसको मैंने N2 कर दिया। तो ये हो गया है प्लान। अच्छा, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, टी था, कहाँ गया भाई, 16 न्यूटन। हाँ, और ये जो ए है, ए का वैल्यू भी दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया है, जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है μ1 μ2, ये कितना होगा, ठीक है। तो इधर देखो T-F1 इक्वल टू μ1 इंटू n1 इक्वल टू μ1 इंटू 20। सो टी तो दिया है 16, फिर वही गड़बड़ हो रहा है मेरा, ओहो। क्या सर? इसका तो एक्सीलरेशन है ना इस तरफ, वही एक्सीलरेशन है भूल ना? गया। हाँ। हाँ, तो टी माइनस F1, हाँ, इक्वल टू इसका मास था 2 kg, तो 2a। अब ठीक है ना, यस सर, यस सर। अब ठीक है। तो टेंशन तो दिया था 16 माइनस F1 का मतलब है μ1 इंटू, ये नॉर्मल रिएक्शन है 20, ठीक है ना। तो 20 इक्वल्स टू 2 इंटू ए दिया था 0.5, तो ये कितना आता है, 1 आता है। तो 20 μ1 इक्वल टू 15 आ गया। सो μ1 इक्वल टू 15/20 0.75, ये आ गया, μ1 आ गया, ठीक है ना। सब तो दे दिया, हर प्रॉब्लम में बोलता है कि टी बोलो ए बोलो, इधर सब दे दिया। अरे आप क्या दिया है, ये इसके बारे में सोचेंगे तो इस तरफ फोर्स है, इस तरफ कितना फोर्स है, ये 20 न्यूटन है, इस तरफ है F2 और 20 √3 इंटू μ2, है ना। तो ये नेट फोर्स है, और 2 2 नहीं, 4 kg के लिए क्या होगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 20, और टेंशन है -T माइनस F2, ये है नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो 20 ये तो दिया है 16 माइनस F2 होगा म्यू इंटू 20 √3, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 0.5, तो ये तो हो गया 2, तो इसका मतलब है ये यहाँ से आता है 4, 4 - 2, सो 20 √3 इक्वल्स टू 2 आता है, 4 - 2, तो 2 आ गया। अरे म्यू कहाँ है, ये तो है म्यू, सो μ2 हो गया 1/10 √3, तो इसका मतलब है √3/30। सो 30, वो इधर मैं क्यों 10 लिख दिया, हाँ तो 10 ही होता है। सो 1/10, हाँ ठीक ही तो है। चलो √3 का वैल्यू ले लेते हैं 1.73,
बाई 30, ये कितना आता है 0.05 8 लीजिए था, ये इतना आता है। ठीक है, ये हो गया मेरे को, समझ गया। अच्छा, तो हो गया, इजी था। अच्छा चलो, ये प्रॉब्लम क्या करता है, ये प्रॉब्लम इसको ऐसे जोड़ के रखा है एम। अच्छा, ये शायद इसमें तो फ्रिक्शन दिया नहीं, तो ये फ्रिक्शन लेस है। फाइंड एम मैक्स सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ वी अप्लाई twice the force obtained in A. What? Sir, only 1 minute is remaining, sir. ओ, तब ये नेक्स्ट डे करेंगे। यस सर। हाँ, ये तो आज नहीं होगा, लेकिन Yes, sir. हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। yes. और क्वेश्चन कितना रीड कर सकते हैं प्रॉब्लम, सर चाहे तो। हाँ जी सर। हाँ 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 हाँ, ये इधर तो कुछ कहा नहीं, तो इधर हम लोग ले लेते हैं, ये फ्रिक्शन नहीं आई इस सरफेस में। तो इसको अगर हम इस तरफ पुल करेंगे तो ये विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम स्मॉल एम इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा इस तरफ, और ये एक टेंशन इधर होगा और इधर एक टेंशन होगा, ठीक है ना। तो ये जब नीचे वाला इसका ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये ऊपर वाला नीचे के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर ये जो टेंशन होगा, टेंशन इक्वल टू ये फ्रिक्शनल फोर्स प्लस है, वहां से आ जाएगा, ठीक है। फिर बार मैं रिपीट करता हूँ, टाइम तो खत्म होने वाला है। तो ये यस सर, यस। इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो विद रेस्पेक्ट टू दिस ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसका ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, तो इसका ऊपर फ्रिक्शन पीछे यस की सर। तरफ काम करेगा, तो ये पीछे वाला फ्रिक्शन ये टेंशन के बराबर होगा, और वही टेंशन तो इसके ऊपर आ जाता है, तो ये इसका हाँ जो टेंशन इक्वल टू इसका हाँ फ्रिक्शनल ए प्लस ए, फ्रिक्शनल फोर्स, बस यह हाँ टेंशन तो हाँ मालूम है, ए आ जाएगा। यस सर।